22 मई 2026 उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हरियाणा की सबसे आधुनिक, चमचमाते और हाईटेक साइबर सिटी कहे जाने वाले गुरुग्राम के मानेसर थाने का माहौल रोज की तरह सामान्य था। पुलिस अधिकारी अपनी फाइलों में व्यस्त थे, बाहर गाड़ियों का शोर था और सूरज की तपिश धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। लेकिन सुबह के ठीक 11:30 बजे मानेसर थाने का दरवाजा खुलता है और एक अधेड़ उम्र की महिला बदहवास हालत में अंदर दाखिल होती है। उस महिला के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें थीं और उसकी आंखों में एक ऐसा भयंकर डर था जो किसी भी इंसान को विचलित कर दे। वो महिला कोई और नहीं बल्कि 22 साल की मासूम लड़की मधु की मां थी। वो सीधे ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों के सामने जाकर हाथ जोड़ लेती है और रोते बिलखते हुए कांपती आवाज में कहती है कि साहब, मेरी बेटी मधु पिछले 24 घंटे से गायब है। उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है और मुझे डर है कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया है। मधु की मां ने रोते हुए पुलिस को बताया कि उसकी बेटी की शादी को अभी महज 3 महीने ही हुए थे। जब 21 मई की शाम से मधु का कोई अता पता नहीं चला तो उसने घबराकर मधु के ससुराल वालों को फोन लगाया था, लेकिन ससुराल वालों का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मधु के पति अंकित भगत और उसके परिवार वालों ने सांत्वना देने या लड़की को ढूंढने के बजाय मधु की मां पर उल्टा एक बेहद घिनौना और शर्मनाक आरोप मढ़ दिया। ससुराल वालों ने बड़े तीखे लहजे में कहा कि तुम्हारी बेटी मधु घर में रखे सारे सोने चांदी के महंगे जेवरात, गहने और नकदी समेटकर किसी गैर मर्द के साथ भाग गई है, इसलिए हमसे दोबारा संपर्क मत करना। एक मां का दिल ये मानने को किसी भी कीमत पर तैयार नहीं था कि उसकी संस्कारी और सीधे स्वभाव की बेटी शादी के महज 3 महीने बाद घर के जेवर समेटकर किसी के साथ भाग सकती है। मां को पूरा यकीन था कि अंकित पर उसका परिवार कोई बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है और उन्होंने ही मधु को कहीं छुपा दिया है। पुलिस मां की इस भयानक मानसिक स्थिति को देखती है और प्राथमिक तौर पर गुमशुदगी यानी एक नॉर्मल लापता रिपोर्ट दर्ज कर मामले की डायरी में नोट कर लेती है। लेकिन उस वक्त थाने में बैठे किसी भी पुलिस अधिकारी, उस बेबस मां या समाज के किसी भी इंसान को इस बात की कानों कान भनक नहीं थी कि जिस वक्त अंकित का परिवार मधु पर कीचड़ उछाल रहा था, ठीक उसी वक्त मानेसर बस स्टैंड के ठीक पास मौजूद एक बेहद तंग और सुनसान गली के किराए के कमरे के भीतर एक खौफनाक मंजर पसरा हुआ था। उस कमरे के छोटे से बाथरूम में फर्श पर खून का एक बड़ा सा तालाब बना हुआ था और उसके ठीक बीच में 22 साल की मधु की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी। मधु के सिर में बेहद करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी, जिससे उसका भेजा पूरी तरह उड़ चुका था। ये कोई सामान्य गुमशुदगी या किसी लड़की का भाग जाना नहीं था, बल्कि ये एक बेहद ठंडे दिमाग से महीनों की प्लानिंग के बाद किया गया एक जघन्य हत्याकांड था। जब 2 दिन बाद यानी 24 मई को पड़ोसियों द्वारा कमरे से आने वाली भयंकर बदबू की शिकायत पर मानेसर क्राइम ब्रांच की टीम वहां पहुंचती है और भारी हथौड़े से उस बंद कमरे का ताला तोड़ती है, तो अंदर का नजारा देखकर अनुभवी से अनुभवी पुलिस वालों की भी रूह कांप जाती है। फर्श पर बिखरा हुआ सूखा खून, दीवारों पर लगे खून के छींटे और बाथरूम में सड़ रही एक नवविवाहिता की लाश चीख चीख कर ये गवाही दे रही थी कि यहां आशिकी के नाम पर एक बेकसूर की बलि चढ़ाई गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि मर्डर करने के बाद हत्यारा पति अंकित अपनी उम्र में 13 साल बड़ी प्रेमिका रजनी के साथ हवाई जहाज का टिकट बुक कराकर भारत की सीमा लांघ चुका था और नेपाल के पहाड़ी इलाकों में जाकर छिप गया था। ये रियल लाइफ मर्डर मिस्ट्री किसी भी सिनेमाई थ्रिलर को पीछे छोड़ने के लिए काफी थी, जहां एक मासूम लड़की को सिर्फ इसलिए दुनिया से मिटा दिया गया क्योंकि वो 2 प्रेमियों के बीच की दीवार बन रही थी। इस खौफनाक वारदात के पीछे की असली और बुनियादी वजह को समझने के लिए हमें कहानी की उस काली पृष्ठभूमि में जाना होगा जिसने इस जघन्य हत्याकांड की नींव रखी थी। इस पूरी साजिश का मुख्य मास्टरमाइंड था 25 साल का अंकित भगत, जो गुरुग्राम के मानेसर गांव का ही रहने वाला था। अंकित दिखने में एक आम साधारण सा युवक था जो अपनी आजीविका चलाने के लिए मानेसर के मुख्य बाजार वाले इलाके में तंबाकू और सिगरेट की एक छोटी सी दुकान चलाता था। अंकित की जिंदगी बेहद सामान्य ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में एक ऐसी महिला की एंट्री होती है जो आगे चलकर उसकी और कई अन्य लोगों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह करने वाली थी। अंकित की तंबाकू की दुकान के ठीक पास ही बाजार के एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक ब्यूटी पार्लर था। इसी ब्यूटी पार्लर में काम करती थी 38 साल की रजनी देवी, जो मूल रूप से हरियाणा के झज्जर जिले के औरंगाबाद गांव की रहने वाली थी। रजनी स्वभाव से बेहद महत्वाकांक्षी और आजाद ख्यालों वाली महिला थी। शुरुआत में अंकित और रजनी के बीच केवल एक दुकानदार और ग्राहक के तौर पर सामान्य बातचीत शुरू हुई। रोजाना की मुलाकातों, हंसने हंसाने और छोटी मोटी बातचीत ने धीरे धीरे एक अलग ही रूप लेना शुरू कर दिया।
दोनों के बीच उम्र का एक बहुत बड़ा फासला था। अंकित जहां महज 25 साल का एक नौजवान था, वहीं रजनी की उम्र 38 साल थी। उम्र में लगभग 13 साल का यह फासला किसी भी सामाजिक समाज के लिए एक बड़ा मुद्दा हो सकता था, लेकिन इन दोनों के बीच बढ़ती नजदीकियों के सामने यह फासला पूरी तरह मिट चुका था। देखते ही देखते कुछ ही महीनों के भीतर इनकी ये सामान्य जान पहचान एक बेहद गहरी और दीवानगी की हद तक जाने वाले अवैध प्रेम प्रसंग में बदल गई। दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्हें दुनियादारी या समाज के नियमों की कोई परवाह नहीं थी। ये रिश्ता केवल फोन पर बातचीत या गुपचुप मुलाकातों तक सीमित नहीं रहा। रजनी ने अपनी इस गुप्त जिंदगी को खुलकर जीने के लिए मानेसर बस स्टैंड के ठीक पास एक तंग गली में एक कमरा किराए पर ले लिया। ये किराए का कमरा बाहर की दुनिया के लिए सिर्फ एक रहने की जगह था, लेकिन असल में ये अंकित और रजनी के अवैध संबंधों और उनकी आशिकी का मुख्य ठिकाना बन चुका था। अंकित अपनी दुकान बंद करने के बाद या दिन के समय जब भी मौका मिलता, सीधे रजनी के इसी किराए के कमरे पर पहुंच जाता था। दोनों यहां महीनों तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। रजनी के प्यार और उसके आकर्षण के जाल में अंकित इस कदर फंस चुका था कि वो अपनी जिंदगी का हर छोटा बड़ा फैसला रजनी से पूछकर ही लेता था। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने और पूरी जिंदगी एक साथ बिताने की कस्में खा रखी थी। रजनी लगातार अंकित पर यह दबाव बना रही थी कि वो इस रिश्ते को छुपाना बंद करे और समाज के सामने उससे कानूनी तौर पर कोर्ट मैरिज कर ले। लेकिन अंकित के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसका अपना परिवार था। अंकित के माता पिता और उसके रिश्तेदारों को इस 3 साल पुराने गहरे अफेयर की कानो कान भनक तक नहीं थी। अंकित के परिवार के लिए वो एक सीधा साधा, संस्कारी और आज्ञाकारी लड़का था, जिसकी अब शादी की उम्र हो चुकी थी और जिसके लिए वो एक अच्छी घरेलू बहू की तलाश कर रहे थे। अंकित अपने परिवार के सामने रजनी के साथ अपने रिश्ते को कबूल करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि समाज और उसका परिवार 13 साल बड़ी महिला के साथ उसकी शादी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और अपनी इसी कमजोरी को छुपाने के लिए अंकित ने अपने परिवार की मर्जी से शादी करने का फैसला किया, जो कि उस मासूम लड़की मधु की जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती बनने वाला था। अंकित और रजनी का ये गुप्त अफेयर अपनी जगह पूरी शिद्दत से चल रहा था, लेकिन इसी बीच अंकित के माता पिता ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। उनके लिए अंकित अब शादी के लायक हो चुका था और काफी खोजबीन के बाद अग्रवाल परिवार की यह तलाश खत्म हुई 22 साल की मासूम लड़की मधु पर। मधु बेहद शांत, संस्कारी और सीधे स्वभाव की लड़की थी, जो अपने माता पिता की लाडली थी और अपनी आंखों में एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के हसीन सपने संजोए बैठी थी। तारीख थी 19 फरवरी 2026, जब पूरे हिंदू रीति रिवाजों, ढोल नगाड़ों और धूमधाम से अंकित भगत और मधु की शादी संपन्न होती है। मधु बड़े अरमानों से अपने हाथों में पिया के नाम की मेहंदी रचाकर अपने ससुराल मानेसर आती है, लेकिन उस मासूम लड़की को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि जिस पति को वो अपना सर्वस्व, अपना देवता मान रही है, उसका दिल, दिमाग और आत्मा पहले से ही किसी और महिला के पास गिरवी रखी हुई है। शादी के शुरुआती कुछ हफ्ते तो जैसे तैसे सामान्य बीते, लेकिन जल्द ही इस रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गईं। शादी हो जाने के कारण और सामाजिक और पारिवारिक बंधनों की वजह से अंकित पर कई तरह की बंदिशें लग गई थीं। अब वो जब चाहे दुकान छोड़कर रजनी के कमरे पर नहीं भाग सकता था। उसे समाज और परिवार के सामने एक जिम्मेदार पति का नाटक करना था, जिसके चलते वो अपना ज्यादातर समय घर पर अपनी पत्नी मधु के साथ बिताने लगा था। जब भी अंकित घर देर से लौटता या फोन पर व्यस्त रहता, तो मधु एक आम पत्नी की तरह सीधे और सहज सवाल पूछ लेती थी कि वो इतनी देर कहाँ था या किससे बात कर रहा था। मधु के ये सामान्य सवाल अंकित को अपनी आजादी में दखल अंदाजी लगने लगे। उधर दूसरी तरफ मुलाकातों में आई भयंकर कमी और अंकित के दूर होने के डर से प्रेमिका रजनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। रजनी को लगने लगा था कि शादी के बाद अंकित अब धीरे धीरे मधु के करीब आ रहा है और उसे भूलता जा रहा है। रजनी का यह डर नफरत और पॉजिटिवनेस में बदल गया। उसने अंकित पर मानसिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। रजनी अक्सर अंकित को धमकी देती थी कि या तो वो मधु को हमेशा के लिए छोड़ दे और उसके साथ कोर्ट मैरिज कर ले, वरना वो उनके इस 3 साल पुराने अवैध रिश्ते की सारी हकीकत उसके परिवार और समाज के सामने खोल देगी। अंकित एक बेहद पेचीदा, खतरनाक और अंधे मोड़ पर खड़ा था। वो बिना किसी ठोस वजह से समाज और परिवार के सामने अपनी 3 महीने पुरानी पत्नी मधु से तलाक नहीं ले सकता था, क्योंकि इससे उसके परिवार की भयानक थू-थू होती। और दूसरी तरफ वो रजनी की दीवानगी और उसकी धमकियों से भी डरा हुआ था। वो किसी भी कीमत पर रजनी को खोना नहीं चाहता था। आखिरकार इस दलदल से निकलने के लिए अंकित और रजनी ने मानेसर बस स्टैंड वाले उसी किराए के कमरे में एक गुप्त बैठक की। दोनों प्रेमियों ने ठंडे दिमाग से बैठकर यह सोचना शुरू किया कि इस समस्या की जड़ क्या है, और उनके शातिर दिमाग ने उन्हें जवाब दिया, मधु। दोनों को लगने लगा कि जब तक मधु जिंदा है, वो दोनों कभी भी सामाजिक रूप से एक साथ नहीं रह सकते और न ही चैन से जी सकते हैं।
इसी मोड़ पर आकर प्यार की उस अंधी दीवानगी ने एक बेहद खौफनाक, विंसक और जघन्य रूप ले लिया। अंकित और रजनी ने मिलकर तय किया कि वो मधु से तलाक लेने का कानूनी रास्ता नहीं अपनाएंगे, बल्कि वो मधु को हमेशा के लिए इस दुनिया से ही मिटा देंगे। एक बेकसूर लड़की जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो सिर्फ इन दो प्रेमियों के बीच की दीवार बनने के जुर्म में मौत के मुहाने पर खड़ी कर दी गई थी। अंकित और रजनी द्वारा रची गई ये साजिश कोई अचानक गुस्से में आकर उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बेहद ठंडे दिमाग की और हफ्तों लंबी प्लानिंग शामिल थी। पुलिस की गहन तफ्तीश और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अंकित ने इस मर्डर को अंजाम देने के लिए वारदात से करीब 2 महीने पहले ही जमीन तैयार करना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि अगर वो हरियाणा के भीतर से कोई हथियार खरीदता है तो वो आसानी से पुलिस की रडार पर आ सकता है। इसलिए वो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में गया जहां अवैध हथियारों का बाजार सक्रिय था। वहां से अंकित ने एक अवैध देसी तमंचा और जिंदा कारतूस खरीदे। हथियार लेकर वो सीधे मानेसर लौटा और उसे किसी सुरक्षित जगह छुपाने के बजाय रजनी के उसी किराए के कमरे में एक अलमारी के पीछे छिपा कर रख दिया, जो उनके इस खौफनाक गुनाह का मुख्य केंद्र बनने वाला था। तारीख आती है 21 मई 2026। इस दिन मानेसर में सूरज की तपिश बहुत तेज थी, लेकिन अंकित और रजनी के दिलों में नफरत की आग उससे भी ज्यादा भयानक थी। अंकित ने अपने प्लान के आखिरी और सबसे खतरनाक हिस्से को अंजाम देना शुरू किया। दोपहर के समय वो अपने घर पहुंचता है और अपनी पत्नी मधु के सामने बेहद प्यार और अपनेपन का नाटक करता है। उसने मधु की आंखों में देखते हुए एक झूठी कहानी गढ़ी। अंकित ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से घर में काफी कलेश रहा है, इसलिए वो उन सब बातों को भुलाकर मधु को बाहर कहीं लॉन्ग राइड पर घुमाने और शॉपिंग कराने ले जाना चाहता है। मधु, जो अपने पति के प्यार और उसकी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, बेहद खुश हो जाती है। वो अपने पिया के साथ जाने के लिए सुंदर कपड़े पहनती है, तैयार होती है और अंकित के साथ उसकी स्कूटी पर बैठ जाती है। रास्ते में लगे कई दुकानों के सीसीटीवी कैमरों और रास्ते से गुजरने वाले पड़ोसियों ने मधु को अंकित के साथ स्कूटी पर बेहद खुश होकर जाते हुए साफ देखा था, जो आगे चलकर पुलिस के लिए इस केस का सबसे बड़ा और पहला पुख्ता सुराग बना। अंकित मधु को किसी बड़े मॉल, सिनेमा हॉल या किसी पार्क में ले जाने के बजाय स्कूटी को धीरे धीरे मानेसर बस स्टैंड की तरफ मोड़ने लगा। वो उसे बस स्टैंड के पास मौजूद एक संकरी सुनसान गली में ले गया और रजनी के उसी किराए के कमरे के सामने स्कूटी रोक दी। मधु ने जब हैरान होकर पूछा कि हम यहाँ किस लिए आए हैं, तो अंकित ने बेहद शातिर तरीके से बहाना बनाया कि ये उसके एक दोस्त का कमरा है और उसे वहां से कुछ जरूरी पैसे या सामान लेना है। मधु बिना किसी शक के अपने पति के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़कर कमरे के भीतर दाखिल हो गई। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ये 4 दीवारों का कमरा उसके पति की आशिकी का अड्डा है और उसकी जिंदगी का आखिरी स्टेशन बनने वाला है। जैसे ही मधु कमरे के अंदर पहुंची, वहां पहले से घात लगाकर बैठी प्रेमिका रजनी ने फुर्ती से आगे बढ़कर कमरे का मुख्य दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया और कुंडी चढ़ा दी। अचानक रजनी को सामने देखकर और कमरे का दरवाजा बंद होते देख मधु घबरा गई। वो कुछ समझ पाती या चिल्लाकर मदद के लिए गुहार लगाती, इससे पहले ही अंकित ने अलमारी के पीछे से वो यूपी से लाया हुआ देसी कट्टा निकाला और मधु की तरफ तान दिया। मधु की आंखों में भयंकर खौफ था। वो अपने पति से रहम की भीख मांग रही थी, लेकिन अंकित के सिर पर रजनी के प्यार का भूत सवार था। अंकित ने बिना एक पल भी गवाए बेहद करीब से पॉइंट ब्लैंक रेंज से मधु के सिर पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। एक जोरदार धमाके के साथ गोली मधु के सिर को चीरती हुई आर पार हो गई। उसका भेजा फर्श पर बिखर गया और वो तड़पने तक का मौका पाए बिना सीधे जमीन पर गिर पड़ी। 22 साल की मासूम मधु की सांसें चंद सेकंडों में थम चुकी थीं। कमरे के भीतर केवल बारूद की गंध और भयंकर सन्नाटा पसरा था। मर्डर पूरा करने के बाद अंकित और रजनी ने मिलकर मधु की भारी लाश को घसीटा और उसे कमरे के छोटे से बाथरूम के अंदर बंद कर दिया। उन्होंने फर्श पर बिखरे खून को जल्दी जल्दी साफ किया, कमरे के मुख्य दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटकाया और वहां से हवा की तरह गायब हो गए। मधु को मौत के घाट उतारने के बाद अंकित और रजनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पुलिस की मुस्तैदी और उनकी तकनीकी सर्विलांस। वो दोनों जानते थे कि गुरुग्राम पुलिस की साइबर सेल बहुत ही आधुनिक है और मोबाइल फोन चालू रहते ही उनकी लोकेशन को ट्रैक करके पुलिस कुछ ही घंटों में उन तक पहुंच जाएगी। इसलिए उन्होंने पहले से तय किए गए एक बेहद शातिर मास्टर प्लान के तहत अपने मोबाइल फोनों को वहीं स्विच ऑफ कर दिया। उन्होंने अपनी स्कूटी को एक सुनसान जगह पर लावारिश छोड़ दिया और सीधे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हरियाणा की सीमा से बाहर भाग निकले। उनका पहला पड़ाव था उत्तराखंड का पवित्र शहर हरिद्वार।
हरिद्वार की भारी भीड़ में खुद को छुपाना बेहद आसान था, इसलिए उन्होंने वहां के एक छोटे से लॉज में बिना अपनी असली पहचान बताए कुछ दिन गुजारे। लेकिन अंकित और रजनी जानते थे कि हरिद्वार में वो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रह सकते, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस ने जब तक मधु की लाश बरामद नहीं की थी तब तक मामला केवल गुमशुदगी का था। लेकिन 24 मई को जब कमरे से आ रही भयंकर बदबू के बाद मानेसर पुलिस ने ताला तोड़ा और बाथरूम से मधु का शव बरामद किया, तो ये मामला तुरंत हत्या यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में तब्दील हो गया। पुलिस ने जब अंकित और रजनी के मोबाइल फोन की आखिरी सेल टावर लोकेशन निकाली तो वो उत्तराखंड के बॉर्डर के पास आकर गायब हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने बस स्टैंडों और हाईवे के सीसीटीवी खंगाले, जिससे साफ हो गया कि दोनों आरोपी देश छोड़ने की फिराक में हैं। उधर हरिद्वार में छिपे अंकित और रजनी को जैसे ही इंटरनेट और समाचारों के जरिए ये पता चला कि मधु की लाश मिल चुकी है और पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है, उन्होंने भारत की सीमा लांघने का अंतिम फैसला कर लिया। वो दोनों उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से सटे नेपाल के ओपन बॉर्डर यानी अवैध रास्तों और पगडंडियों का सहारा लेकर भारत की सीमा पार कर पड़ोसी देश नेपाल के पहाड़ी और दूर दराज के इलाकों में दाखिल हो गए। नेपाल में जाकर उन्होंने एक नया ठिकाना ढूंढा और वहां एक आम शादीशुदा जोड़े की तरह रहने लगे। वो दोनों पूरी तरह आश्वस्त थे कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के बाद भारतीय कानून के हाथ उन तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। नेपाल में बैठकर वो लगातार भारतीय न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया पर नजर रख रहे थे कि इस केस में क्या चल रहा है। लेकिन मानेसर क्राइम ब्रांच, गुरुग्राम पुलिस और एसपी के नेतृत्व में गठित स्पेशल टीम इस डिजिटल चक्रव्यूह और लुकाछिपी के खेल को खत्म करना जानती थी। पुलिस ने अंकित और रजनी के सभी करीबियों, रिश्तेदारों और दुकान के कर्मचारियों के नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया था। पुलिस जानती थी कि नेपाल में फरारी काटने के लिए पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और जैसे ही इनके पास नकदी खत्म होगी, ये किसी न किसी भारतीय संपर्क का इस्तेमाल जरूर करेंगे। पुलिस ने उनके बैंक खातों और एटीएम कार्ड्स पर एक कड़ा डिजिटल लॉक लगा दिया था, ताकि जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन की कोशिश हो, पुलिस को तुरंत अलर्ट मिल जाए। पुलिस और अपराधियों के बीच ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चूहे बिल्ली का खेल पूरे 1 महीने तक चलता रहा, जहां अपराधी अपनी बेगुनाही का भ्रम पाले हुए थे और पुलिस बेहद खामोशी से उनके अगले कदम का इंतजार कर रही थी। नेपाल के दूर दराज के इलाकों में फरारी काटते हुए अंकित और रजनी को लगभग 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैसा कि पुलिस ने अंदाजा लगाया था, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर जाने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हो रही थी। उनके पास मौजूद नकदी और पैसे धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। नेपाल की गुमनाम जिंदगी से वो दोनों मानसिक रूप से भी परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा कि वारदात को हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, इसलिए गुरुग्राम पुलिस की मुस्तैदी अब ढीली पड़ गई होगी और ये भारत लौटने का सबसे सही समय है। लेकिन अंकित जानता था कि दिल्ली एनसीआर या हरियाणा में प्रवेश करते ही उसकी पहचान उसके सबसे बड़े दुश्मन बन जाएगी। इसलिए उसने भारत लौटने से पहले अपनी पहचान को पूरी तरह से बदलने की एक बेहद खर्चीली और शातिर साजिश रची। नेपाल से निकलकर अंकित और रजनी सीधे उत्तराखंड के ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश पहुंचने के बाद अंकित ने पुलिस की नजरों से हमेशा के लिए बचने के लिए एक नया चेहरा अपनाने का फैसला किया। वो ऋषिकेश के एक नामी कॉस्मेटिक सेंटर पर गया और वहां अपनी पहचान छुपाकर भारी भरकम रकम खर्च करके बाकायदा हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, ताकि उसके सिर के बालों का स्टाइल और उसकी पूरी हेयर लाइन बदल जाए और कोई उसे पहली नजर में पहचान न सके। अपनी पहचान को और ज्यादा छुपाने के लिए उसने अपने दोनों कान भी छिदवा लिए और अपनी दाढ़ी मूंछों का हुलिया पूरी तरह बदल लिया। वो बड़े बड़े चश्मे पहनने शुरू कर दिए ताकि सीसीटीवी कैमरों या पुलिस चेकिंग में उसका पुराना चेहरा कभी मैच ना हो। रजनी ने भी अपने कपड़ों के पहनावे और बातचीत के लहजे में बदलाव कर लिया था। वो दोनों पूरी तरह आश्वस्त थे कि इस नए रूप के साथ वो समाज के बीच एक नए नाम से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर लेंगे। लेकिन वो दोनों ये भूल गए थे कि कानून की नजरें अपराधियों के चेहरों से ज्यादा उनके पद चिन्हों और उनकी हरकतों का पीछा करती हैं। मानेसर क्राइम ब्रांच, गुरुग्राम पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम दिन रात उनके हर एक संभावित मूवमेंट को ट्रैक कर रही थी। जैसे ही अंकित ने पैसों की व्यवस्था करने के लिए ऋषिकेश के पास अपने एक बेहद करीबी संपर्क से बात करने की कोशिश की, पुलिस की रडार पर एक अज्ञात नंबर फ्लैश हो गया। पुलिस की टेक्निकल टीम ने तुरंत उस नंबर की लोकेशन निकाली जो ऋषिकेश की वादियों में आ रही थी। मानेसर पुलिस के आला अधिकारियों ने बिना 1 सेकंड का समय गवाए सादे कपड़ों में एक स्पेशल टास्क फोर्स की टीम को तुरंत ऋषिकेश के लिए रवाना कर दिया। 30 जून 2026 की शाम को जब सूरज ढल रहा था, ऋषिकेश के एक व्यस्त बाजार वाले इलाके में अंकित और रजनी बेहद बेखौफ होकर घूम रहे थे।
उन्हें लग रहा था कि उनका नया हुलिया उनके लिए एक अभेद्य ढाल बन चुका है। लेकिन तभी सादे कपड़ों में घूम रही गुरुग्राम पुलिस की स्पेशल टीम ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस ने अंकित को पकड़ा तो एक पल के लिए उसका बदला हुआ चेहरा, सिर के बाल और छिदे कान देखकर पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि क्या ये वही तंबाकू की दुकान चलाने वाला अंकित है। लेकिन जब पुलिस ने उसे उसकी असली पहचान और उसकी मृतक पत्नी मधु का नाम लेकर पुकारा तो अंकित के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस ने दोनों को वहीं ऑन द स्पॉट गिरफ्तार कर लिया और तुरंत ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गुरुग्राम वापस आ गई। गुरुग्राम लाते ही जब पुलिस ने दोनों को लॉकअप में बंद करके कड़ाई से पूछताछ शुरू की तो शुरुआत में अंकित अपने बदले हुए हुलिये का फायदा उठाकर पुलिस को गुमराह करने का नाटक करता रहा। वो कहता रहा कि वो अंकित नहीं है और पुलिस किसी गलत इंसान को पकड़ लाई है। लेकिन जब पुलिस ने टेबल पर उसके उंगलियों के निशान, बायोमेट्रिक डेटा और मर्डर के दिन स्कूटी पर मधु को ले जाते हुए सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें पटकी तो अंकित और रजनी के हौसले पूरी तरह पस्त हो गए। दोनों ने रोते हुए अपना जुर्म कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि उन्होंने ही मधु के सिर में गोली मारी थी। पुलिस ने उनके खिलाफ देश के नए और बेहद सख्त कानून भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की। अंकित भगत और रजनी देवी पर बीएनएस की धारा 103 मर्डर और बीएनएस की धारा 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश के तहत संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। महीनों की ये अंतर्राष्ट्रीय लुकाछिपी आखिरकार कानून की जीत के साथ खत्म हो चुकी थी। मानेसर के उस किराए के कमरे से 22 साल की नवविवाहिता मधु की लाश मिलने और उसके पति अंकित द्वारा प्रेमिका रजनी के साथ मिलकर रची गई इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का जैसे ही भंडाफोड़ हुआ, पूरे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में हाहाकार मच गया। इस जघन्य हत्याकांड ने सामाजिक ताने बाने को अंदर तक झकझोर के रख दिया था। लोगों में इस बात को लेकर भारी आक्रोश था कि कैसे कोई इंसान शादी के महज 3 महीने के भीतर अपनी उम्र से 13 साल बड़ी प्रेमिका के प्यार में इस कदर अंधा हो सकता है कि एक बेकसूर लड़की को मौत के घाट उतार दे। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों की डिबेट्स में अंकित और रजनी के लिए फांसी की सजा की मांग उठने लगी। मधु की बूढ़ी मां और उसके परिवार का रो रो कर बुरा हाल था, जो बार बार न्याय की गुहार लगा रहे थे। इस केस के सामने आने के बाद समाज में एक और बेहद गंभीर और पेचीदा बहस छिड़ गई। आपके द्वारा दिए गए न्यूज 18, लोकल 18 और अन्य मीडिया आर्टिकल्स के फैक्ट्स के मुताबिक हाल ही में हुए मेघालय के राजा रघुवंशी केस और अब इस गुरुग्राम मानेसर लव ट्रायंगल मर्डर ने जनता को हिलाकर रख दिया। समाज के एक बड़े वर्ग और पुरुष सुरक्षा संगठनों ने ये मांग उठानी शुरू कर दी कि पारिवारिक विवादों और घरेलू प्रताड़ना के मामलों को हमेशा एक तरफा चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। समाज में ऐसे कई गंभीर मामले सामने आ रहे हैं जहां पुरुष भी या तो साजिशों का शिकार हो रहे हैं या फिर इस तरह के अवैध संबंधों के दलदल में फंसकर पूरे के पूरे बेकसूर परिवारों को उजाड़ रहे हैं। लोगों का कहना था कि रिश्तों में बढ़ता ये हिंसक अविश्वास और शातिराना मानसिकता आज के समाज के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बन चुकी है। कानूनी मोर्चे पर गुरुग्राम पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल मामले में जरा सी भी ढिलाई नहीं बरती। अंकित भगत और रजनी देवी के खिलाफ देश के नए और बेहद सख्त कानूनों का इस्तेमाल किया गया। इन दोनों आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। अंकित और रजनी पर सोची समझी साजिश के तहत पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या करने के लिए बीएनएस की धारा 103 मर्डर और इस पूरी वारदात की रूपरेखा तैयार करने के लिए बीएनएस की धारा 61 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई। पुलिस ने ऋषिकेश से लेकर नेपाल तक के सारे डिजिटल और फोरेंसिक सबूत, हथियार की बरामदगी और सीसीटीवी फुटेज को अदालत के सामने पेश किया है ताकि इन दोनों को फांसी की सजा दिलाई जा सके। दोस्तों, गुरुग्राम का ये लव ट्रायंगल मर्डर केस हमें ये बहुत बड़ी सीख देता है कि कोई भी क्रिमिनल चाहे जितनी भी शातिर प्लानिंग कर ले, चाहे वो देश छोड़कर नेपाल भाग जाए या ऋषिकेश में जाकर हेयर ट्रांसप्लांट करवाकर अपना चेहरा ही क्यों ना बदल ले, वो कानून की नजरों से और अपने पाप के बोझ से कभी नहीं बच सकता। चेहरे बदले जा सकते हैं लेकिन गुनाह के निशान कभी नहीं मिटते। आज अंकित और रजनी जेल की उसी कालकोठरी में अपने कर्मों का हिसाब दे रहे हैं जहां से उनकी आशिकी का भूत हमेशा के लिए उतर चुका है। इस दिल दहला देने वाले मामले, अवैध रिश्तों की वजह से उजड़ते परिवारों और समाज में उठ रही कानूनी मांगों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। अगर आपको क्रिएटर अरविंद की ये खोजी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही सनसनीखेज केस की तहकीकात के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।